हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कल सुबह हमारा एग्ज़ाम है और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जितने भी 14 के 14 चैप्टर हैं हमारे क्लास 10th की मैथ में, हम सारे चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से फार्मूले पढ़ने हैं और उनका मतलब उनमें भी कौन से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, मतलब सब कुछ एक क्लास में एक तुम्हें ऐसा रिवीजन मिलेगा जो कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूला वाइज बहुत ही मज़ेदार होगा। तो हर एक चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मतलब हर एक चीज को हम बहुत ही मस्ती के साथ और बहुत ही मजेदार समझेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास जैसा कि चैप्टर नंबर पहला है कि वास्तविक संख्या है। हमें वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना होता है कि देखो, हर एक चैप्टर को हम उठाएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास चैप्टर है वास्तविक संख्या, मतलब कि रियल नंबर। तो पहला क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर क्या है ये वाला, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में है रियल नंबर। अब देखो इसमें क्या पढ़ना होता है। इसमें हमारे एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ्स। अब प्रूफ्स उसमें क्या होता है कि हमें सिद्ध करना होता है कि कोई भी संख्या है वो अपरिमेय है या नहीं है, मतलब हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना होता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, एक एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही मजेदार फॉर्मूला होता है। मैंने क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही मजेदार फॉर्मूला होता है, उसके बारे में डिस्कस करना होता है और उसके बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पहली बात तो जो प्रूफ आता है वो भी किस तरह का आता है, मैं एक तुमको बहुत ही बढ़िया बताऊं। मुझे लगता है कि वो जो मैं बताने वाला हूँ उसकी जो पॉसिबिलिटीज है आने में बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुआ है। 2024-25 में देखोगे तो वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर एक आता है कि 2√3, 2√3 सिद्ध करो कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो उसकी रिपीटेशन बहुत बार हुई, तो ये वाला देख लेना कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करने का होता है क्वेश्चन। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है। और एक जब इसमें एक और हमारे फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं का, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर फर्स्ट से फॉर्मूला क्या बनता है कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होगा उनके उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो इससे जो है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, एमसीक्यूज में बनते हैं, उसके साथ साथ 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी बनने की पॉसिबिलिटीज इसकी बन जाती है। और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, केवल 2 नंबर दिया हो और उनके बेसिस पर केवल उसका एलसीएम या एलसीएफ निकालने को भेजा जाए, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक जो मेजर फॉर्मूला है, मेजर फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरफ हम समझे कि एक संख्या है, माना कि संख्या ए, एक संख्या है ए, उसका वो है, उसकी वैल्यू है 18 और बी संख्या है उसकी वैल्यू है 24। ठीक है, 24 है। अब इसमें कह रहा है कि और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है हमारे पास, एचसीएफ दिया है 6, एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम। तो इसमें कैसा यूज करेंगे, 18 × 24, ये हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, और एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 6 गुणे एलसीएम। तो सीधे यहां से एलसीएम कैसे निकलेगा, 6 से भाग करोगे इसको, 6×3 = 18 और 4×3 = 3×4 = 24, मतलब 72, 72 बराबर एलसीएम, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा 3 चीजें दी होंगी और एक चीज ही निकालनी होगी, तो उसके बेसिस पर ये वाला फॉर्मूला फुट हो जाता है। ठीक है, आप देखो चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर सही से डाल ही लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, अब देखो इसमें क्या है, बहुपद। हमें क्लास 10th में हमें बहुपद में क्या पढ़ना होता है कि शून्यक निकालना होता है। क्या, शून्यक निकालना होता है। अब शून्यक कैसे निकलेंगे, किसी एक बहुपद होगा, बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, उसके बहुपद निकालना होगा। और हमें इसमें क्या करना होता है कि
बहुपद की सत्यता की जांच भी करनी होती है। फिर से समझो, बहुपद की सत्यता की जांच भी करनी होती है। अब सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है कि जो जो शून्यक होंगे, शून्यक जो होंगे, शून्यक, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस बी बटा ए के। शून्यकों का योग होगा वो बराबर होगा माइनस बी बटा ए के, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये किसके बराबर होगा? सी बटा ए के, सी बटा ए के। हमें पहले क्या पढ़ना है? इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? या फिर एक शून्यक निकालने के दो, और उसके साथ साथ उसमें उसकी सत्यता की जांच भी कह सकता है। अब सत्यता की जांच कहेगा तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए से निकल आएगा, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए से निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अब कुछ रिलेटिव ही मतलब दे ले जो जो एग्जाम में आ सकता हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा भी दे सकता है। और ये है पी ऑफ एक्स, मान लो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के टर्म में है। ठीक है, तो इसके शून्य निकालने को दे, अगर शून्य निकालने को पूछे तो इसके शून्य क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, क्योंकि स्प्लिट करोगे ना फिर क्या होगा, यहां से x प्लस 2 बनेगा और x प्लस 3 बनेगा। अब देखो शून्य निकालने हैं, शून्य निकालने तो बराबर में 0 करना पड़ेगा, क्योंकि शून्य निकालने के लिए, अगर हमें शून्य निकालने हैं, शून्य निकालने के लिए बराबर बराबर में 0 0। ठीक है, तो x बराबर यहां से क्या आएगा? -2, और दूसरा क्या आएगा? -3, -2 और -3 आएगा। अब देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? x जो है शून्यकों का योग मतलब -2 प्लस -3 बराबर -5 होगा, -5 होगा, बराबर हो जाएगा -b बटा ए, -b बटा ए मतलब -5 बटा ए मतलब 1, तो -5 बटा 1 मतलब -5 बराबर -5, ऐसा सिद्ध कर देना है। c बटा ए मतलब कि c 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा। c कितना की वैल्यू है? 6, और a की वैल्यू है 1, तो c बराबर 6 बटा 6, ये भी प्रूफ हो गया। तो तुम्हें ऐसा भी करने को आ सकता है जहां पर हमें सत्यता की जांच करनी हो। हम पूरा स्टेप नहीं लिख रहे हैं, ये एग्जाम में आपको लिखना है कैसे लिखना है। ठीक है, इतना तो समझता हूँ मैं। बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या रिवीजन के तौर पर यहाँ पे मतलब पहले पढ़ लेना है थोड़ा सा सुबह। ठीक है, अब देखो दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है कि बहुपद पढ़ना है, उसमें शून्य निकालने और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी होगी। और सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? शून्यकों का योगफल, और योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा ए। शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा ए। ठीक है, अब दो चैप्टर हो गए। अब देखो तीसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तीसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? कहना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या पढ़ना है कि दो चर होंगे मतलब कि ए एक्स होगा और वाई होगा, कुछ भी टर्म हो सकते हैं। दो चर वाला है तो मतलब कोई भी एक्स और वाई होगा, ए या बी होगा, सी या डी होगा, कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि उसका जो जनरल फॉर्म बनेगा। अब समझो अगर दो चर वाला है तो अगर उनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो समीकरण भी होने चाहिए। एक बात तो फिक्स है ना, अगर दो चर हैं तो समीकरण भी दो चाहिए। अगर अलग अलग वैल्यू निकालनी है उनकी, एक एक मतलब जो स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, तो दो चरों की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण होना चाहिए। अगर दो समीकरण होंगे तो हम उनका कुछ ऐसा नाम लेके रखेंगे जिससे वो डिफरेंट उसमें हम समझ पाए। तो इसको हम मानेंगे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, x का जो मतलब है गुणज वो a1 है और y का b1 है। ठीक है, और इधर x का a2 है और y का b2 है। ठीक है, अब ये पहला होगा, कुछ दो दी होंगी। ठीक है, दो होंगी। अब उसमें क्या होगा कि अब इनकी वैल्यू निकालने को आएगी कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ अलग अलग। तो हमें एक चीज याद रखना है, इसमें तीन चीजें जो बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, वो क्या याद रखनी होती हैं? अगर अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, ऐसा दिया है,
ऐसा दिया है तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी, अनंत हल होंगे या फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल, संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और संगत होंगे। अब देखो तुम्हें याद क्या रखना है, अगर ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दे दिया तो मतलब उसके हल बहुत सारे होंगे और हमारे क्वेश्चन में आएगा नहीं। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं आता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें कुछ हो। आपको क्या दिया होगा, आपके पास कंडीशन होगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू। अब यहां पर क्या होगा, एक हल होंगे, केवल एक हल, एक हल और संगत होंगी, लाइंस कैसी होंगी, संगत होंगी और उसके साथ साथ संपाती नहीं होंगी, अनेक हल संगत होंगी। ठीक है, एक हल होगा केवल। आप देखो तीस, और हाँ प्रतिच्छेदित करेंगे, रेखाएं कैसे करेंगी, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करेंगी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं है। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पर क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास क्या होता है कि जो रेखाएं होती हैं वो समांतर हो जाती हैं, समांतर, 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 कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, असंगत, असंगत। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, मैं ये भी बताऊंगा इसमें क्या याद रखना है, कहां से क्वेश्चन बनता है। मेन जो है वो हमारे पास ये है, मेन जो है वो हमारे पास ये है। और इसमें भी क्वेश्चन पता कैसे बन सकता है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर एक वैल्यू दे दे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं कि ए की वैल्यू दे दे कि 2, ठीक है, a1 की, a1 बराबर 2 दे दे, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 4 दे दे। ठीक है, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 4 दे दे और c1 बराबर हमारे पास दिया हो, c1 बराबर दिया हो 3 दिया हो। ठीक है, c1 बराबर 3 दिया हो तो कहेगा d1, d1 की वैल्यू ज्ञात करो, मतलब d1 क्या होगा, d1 क्या होगा, d1 बराबर क्वेश्चन मार्क कि इसकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं और वो भी कैसे है, उसका एक हल है, एक हल है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम 2/3 नॉट इक्वल टू b1 मतलब कितना आएगा, b1 मतलब 4/3 करें, 4 बटा और b2 की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर b2 हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, ये b2 होगा, b1 इधर और b2 इधर, तो यहाँ पर b2 अगर आएगा तो ये आएगा यहाँ से, मतलब कि 2 दूनी 4 कटेंगे तो b2 इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पर देखोगा कि b2 की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके कैसे एमसीक्यूज में। तो ये बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू करके दे देगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर कहेगा भैया ये नॉट इक्वल टू कैसे फंस जाता है ना, तो कैसा हो जाता है कि b2 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब b2 6 के बराबर नहीं हो सकता है और कुछ भी हो तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो दूसरे 3 चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना था, अब चौथा चैप्टर हमारे पास क्या है, चौथा चैप्टर क्या पढ़ना है, मतलब हमें उसमें क्या याद रखना है। आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम तो याद कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमें क्या याद रखना है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसमें मूल ज्ञात करने होंगे। अगर बहुपद था तो उसमें हमें शून्य ज्ञात करने होंगे और मूल और शून्य ज्ञात करने में इजी क्या है, समीकरण है तो y इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया होगा, बहुपद में 0 बराबर करना होता है और यहाँ दिया हुआ होता है। अब इसमें याद क्या रखना है, दो घात समीकरण में इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है तुम्हें, देखो पहली बात तो निकालने के, अगर समीकरण पहले हम देख लें, जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण दिया हो √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया है, ये एक समीकरण दिया है। अब इसके निकालने के क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, पहला तुम c इंटू ए मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बेसिस पर जिसको जो हमें b निकालनी हो जिसके जैसे वैसे निकाल लो, मतलब प्लस करने पर हमें b आना चाहिए, c इंटू ए बराबर होना चाहिए b के जोड़ने पर क्योंकि प्लस का साइन लगा है। ठीक है, अब देखो इसके निकालने के क्या तरीके हैं, एक तुम ऐसा कुछ करके फिर स्प्लिट करो, दूसरा क्या होता है, द्विघाती बहुपद,
द्विघाती द्विघाती सूत्र आता है मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, द्विघाती सूत्र होता है। अब वो द्विघाती सूत्र क्या है कि x जो होगा, मतलब जो इसके x की वैल्यू होगी, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसे क्या कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अगर जब तुम्हारे कुछ ना समझ आए, जब तुम स्प्लिट स्प्लिट कुछ ना कर पाओ, तुम्हें तोड़ना समझ ही नहीं कि भैया हम तोड़ के कैसे बराबर में बीच वाला लाए, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अब देखो हमें पढ़ना और क्या इसमें पढ़ना है, और हमें पढ़ना है अगर इसमें जो विविध कर होगा, विविध कर मतलब क्या होता है, ऐसा समझो एक डी होता है, डी डी इसे विविध कर कहते हैं, ठीक। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ, d इज इक्वल टू 0 हुआ, अभी समझाएंगे भैया क्या होता है d और हमें कैसे निकालना होता है। तो हमारे पास जो होंगे, जो शून्य x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो बराबर होंगे, मतलब कि जो मूल होंगे, मूल समान होंगे, मूल समान, मूल समान होंगे। और d जो है छोटा है 0 से, d जो है वो छोटा है 0 से, तो कैसे होंगे, काल्पनिक, 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 ठीक है। और d जो है बड़ा है 0 से, तो वास्तविक, वास्तविक। अब देखो मूल समान है तो मतलब कि वास्तविक तो होंगे, हैं वास्तविक होंगे। और इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां पर भिन्न भिन्न हो जाएंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। अगर बराबर है 0 के तो मूल समान होंगे। अब देखो इसको काउंट कैसे निकालते, कैसे हैं, निकालते कैसे कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो जैसे इसमें निकालना है, इसमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 4 गुणे √3 गुणे 6 √3, 6 √3, यही तो करना है। अब देखो 121 माइनस 3 से 3 मल्टीप्लाई √3 से √3 मतलब 3 और पिछाक 18 और 18 चक्कू 72, माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 70 मतलब 7 5 12 और इधर 51, 51 उधर हुआ, 51 माइनस 2 49, 49, 49 आया। अब देखो 49 कैसा है, 49 कैसा है, d इज ग्रेटर देन 0, d इज, सॉरी यहां पर हम लोगों ने गलत कर दिया क्या, ये वाला इधर होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए, यहाँ पर साइन चेंज कर दो, यहाँ पर साइन ही चेंज कर दो, इधर लगा दो। अगर ये काल्पनिक है, काल्पनिक है मतलब कि ये जो है वो बड़ा हो और इधर ये हो, ठीक है, ये ऐसा कंडीशन होना चाहिए। डी जब छोटा हो 0 से, डी जब छोटा हो तब काल्पनिक होगा, और डी जब बड़ा हो तो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और डी जब बराबर हो तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब देखो जो 49 है, 49 जो है 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे, देखो अब वास्तविक भिन्न भिन्न कैसे होंगे, अभी निकाल के हम लोग दिखाते हैं, निकाल के दिखाते हैं। देखो 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 ये कितना बनेगा, √3 से √3 मतलब छाती 18, 18। अब 18 को कैसे कर सकते हो, 9 गुणे 2 भी कर सकते हो, √3x आएगा यहाँ पर, मतलब x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3 बराबर 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √3 अगर कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लें, x भी साथ में कॉमन ले तो क्या आएगा, x प्लस, अब √3 को 9 को कैसे 3 गुणे 3, अब इसे कॉमन लिया मतलब 3 √3, अब ऐसा आएगा। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, प्लस का 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x प्लस 3 √3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, √3x प्लस 2 बराबर कॉमन और x प्लस 3 √3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2/√3 और कॉमा कॉमा क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 3 √3। देखो वास्तविक है और वास्तविक भी है और भिन्न भिन्न है। तो यही मतलब बताता है कि डी की मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चैप्टर 4 में हमें बस इतना पढ़ना होता है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं आता है कुछ भी। अब देखो चैप्टर नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना होता है, चैप्टर नंबर 5
देखो चैप्टर नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना होता है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में हमें क्या पढ़ना है, देखो समांतर श्रेणी क्या, पहले नंबर क्या पढ़ना था कि हमें क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया इसका जो है ना, हमें तुम डिफरेंस ही निकाल के दे दो या फिर पहला पद निकाल के दे दो, दूसरा पद निकाल के दे दो, लेकिन ज्यादातर हमें लगता है कि एमसीक्यूज में इसका सर्वांतर निकालने को पूछता है। सर्वांतर मतलब एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी कैसे होगी, जैसे कि माना कि -4 -2 और फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, कुछ ऐसी ऐसी पढ़ी, मतलब जिसका अंतर जो हो समान हो तो वो समांतर श्रेणी होगी, जिसका जो अंतर हो वो समान हो, ठीक है, तो वो समांतर श्रेणी होगी। अब इसमें पहला क्या पूछ सकता है कि इसका अंतर बता दो, दूसरा पद, पहला पद, या फिर कोई कोई पद पूछ दे कि 25वां पद बता दो, 25 पदों का सम बता दो, कुछ ऐसा पूछ सकता है। तो हमें इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद रखो। पहला फॉर्मूला होता है an का पद, मतलब अगर हमें पद निकालने हो तो फिर a प्लस, मतलब पद की वैल्यू निकालनी हो, मतलब n पद की वैल्यू निकालनी हो तो a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अगर Sn निकालना हो, मतलब सम ऑफ n पद, ठीक है, सम ऑफ n पद निकालना हो, तो फिर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं उसके दो फॉर्मूले हैं। पहला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, बस इन्हीं पर क्वेश्चन फंसता है, इन्हीं पर बनता है, और इससे ज्यादा हाँ इसमें कुछ नहीं आता है। बस इतना सब तुम याद रखो, क्वेश्चन कर लोगे। और एक बात याद रखना, अगर जो टर्म होता है वो बनता कैसे है, पहला पद a होगा, दूसरा पद a2 होगा, तीसरा पद a3 होगा, चौथा पद a4 होगा, a5 होगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, a1 a2 a3 a4 a5 ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इसमें एक बात और याद रखना है कि जो a2 होगा वो बराबर होगा a1 प्लस डी के, जो a3 होगा वो बराबर होगा a1 प्लस 2d के, a4 जो होगा वो बराबर होगा a1 प्लस 3d के, कुछ इस प्रकार। तो ये बात भी याद रखना है, ठीक है, ये बात भी याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, इतना हम इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसी से क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 5 हो गया। अब देखो 6 चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या याद रखना है, चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या याद रखना है, निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति है तो इसमें क्या याद रखना है कि एक दूरी का पद होगा और एक अंतःविभाजन का पद होगा। दूरी का सूत्र और अंतःविभाजन का सूत्र, और एक मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी का सूत्र इसमें क्या होगा कि दूरी का सूत्र होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, दूरी का सूत्र होगा। और अंतःविभाजन का सूत्र क्या होगा, x1। अब देखो अंतःविभाजन होता कैसे, पहले ये समझो, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसमें कहीं पर एक तुमने विभाजित कर दिया इस लाइन को, तो ये अंदर ही विभाजित कर रहा है, तो कुछ रेशियो में भी बांटेगा, m/n में माना कि बांट दिया, m/n में बांट दिया। तो अब क्या होगा, अब जो अंतःविभाजन का सूत्र बनेगा वो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला वो बनता यहीं से, पर तुमको याद रखो, ज्यादा अभी उसमें ना पढ़ो। मध्य बिंदु का जो होगा, मध्य बिंदु का सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये जो होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, बस इन 3 फॉर्मूले से। एक संरेख वाला आता है, शायद उसके क्वेश्चन आने की चांसेस जो है वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये अंतःविभाजन के सूत्र, एक जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है,
तो ये 6 चैप्टर में बस 3 चीजें पढ़नी है। अब देखो 7th चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7। देखो चैप्टर नंबर जो 7 है, त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे क्वेश्चन कंपलसरी आता है, कंपलसरी आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, कंपलसरी आता ही आता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बट वो भी एक ऐसा है कि अगर तुमने कोई फॉर्मूला नहीं है, रैंडम कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन फंसते बनते हैं। हमें पहले नंबर पर क्या याद रखना है कि एक तो टेबल याद रखनी है, मतलब कि जो एंगल की वैल्यू है वो सारी की सारी एंगल की वैल्यू याद रखना है। तो एंगल की वैल्यू जो लिखने का हम एक तरीका ही बता देते हैं। सबसे पहले पहले हम थोड़े मतलब सारे लिख ही लेते हैं। यहाँ पर साइन, कॉस, ठीक है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सेक कॉसेक, ठीक है। यहाँ पर थीटा रख लेते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार याद करो मेरे साथ ही, देखो साइन 0 बराबर 0, ठीक है। साइन 30 बराबर 1/2, साइन 40 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, ठीक है। और साइन 90 बराबर 1। कॉस इसका ही बिल्कुल यहां से उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan की वैल्यू क्या होती है, जीरो, साइन बटा कॉस होता है तो 0/1 मतलब 0, 1/2/√3/2 मतलब कि 1/√3, ये कैंसिल आउट तो 1, ये क्या बनाएगा √3, ये 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो कॉट इसका उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड यहाँ पर, √3 यहाँ पर, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, और 0 यहाँ पर, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। 1/1 मतलब इसका भी 1, ठीक है। 2/√3 ये हो जाएगा, √2 ये, 2 ये, और 0/1, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इधर ये भी इसका उल्टा, नॉट डिफाइंड, √3 मतलब कि रूट इधर आ जाएगा 2, और ये √2, ये 2/√3, और ये 1। इतना याद रखो, साइन 0 0 पूरा ये देख लो। बस इन्हीं से अगर क्या आता है कि कोई एक इजी सा क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ साइन 30 साइन 45 ऐसा जोड़ के दे दिया, फिर उसका बहुत बताया कि इसका बताओ वैल्यू कितनी होगी, तो उसमें आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है, और ये नेक्स्ट वाले चैप्टर भी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये वाला जो टैन और कॉट का है, टैन और कॉट का है, तो इसको बहुत ही ज्यादा याद रखो। टैन कॉट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो ये वाले याद रख लो। और देखो कुछ बेसिक टर्म्स, जो कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक बातें वो क्या है, देखो कुछ बेसिक बातें। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ये 3 बातें याद रखो। और देखो क्या याद रखो, और देखो क्या याद रखो, 3 जो पाइथागोरस ट्रिपल, पाइथागोरस जो वो होती हैं क्या आइडेंटिटीज, पाइथागोरस आइडेंटिटीज वो 3 होती हैं, वो याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखो नेक्स्ट क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन जो आइडेंटिटीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब मोस्ट ही इंपॉर्टेंट, इसकी तुम जितनी तारीफ करो कमी है, ये जरूर आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो ये वाले 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखो। अब देखो और इसमें क्या हमें याद रखना है, और क्या याद रखना है, पाइथागोरस, वो तो पता है तुम्हें, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है भाई मेरे, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
आधार का कहाँ फॉलो होता है, कहाँ फॉलो होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी सबसे 90 के सामने वाली भुजा। और लंब और कर्ण, लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं, किसके आधार पर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर इस एंगल के लिए देख रहे हो तो ये क्या होगा, ये लंब, ये लंब, और ये आधार, आधार। लेकिन 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 देखो क्या, अगर अगर तुम थीटा के लिए देख रहे हो, माना कि इस एंगल के लिए देख रहे हो, तो इसके लिए फिर ये लंब और ये आधार, आधार इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ये बात याद रखो। अब बस इतना इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है बस त्रिकोणमिति में। अब देखो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के बाद 9 में हमें क्या पढ़ना है, 9 में हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति के कुछ मतलब त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। इसमें बस तुम्हें tan की वैल्यू याद रखना है, tan की वैल्यू याद रखना है, tan और cot की, उसके साथ साथ तुम्हें कुछ बेसिक बातें याद रखना है। वो बेसिक बातें क्या है कि आपको क्वेश्चन दिखे तो उसमें तुम ये समझ पाओ हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है। क्या याद रखना है, पहली तो tan की वैल्यू याद रखना है, दूसरे नंबर पर हमें त्रिभुज देखना है कि कौन सा त्रिभुज हमें चूज करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। आप देखो बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, क्वेश्चन देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा। अब चैप्टर नंबर जो 10 होता है, चैप्टर नंबर 10 होता है, 10 क्या है, व्रत। व्रत में भी कुछ नहीं है, व्रत क्या होगा, क्वेश्चन एक ही तरीके से बनता है। वो तरीका क्या है, एक बाह्य बिंदु होगा, स्पर्श रेखा होगी, बाह्य बिंदु होगा, स्पर्श रेखा होगी, बाह्य बिंदु होगा, स्पर्श रेखा होगी, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाओगे, अगर केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाओगे तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अगर इसको ये मिलाओगे तो ये वाली और ये बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएंगी। प्रूफ करने को आ सकता है ऐसा वाला, ये क्या आ सकता है, प्रूफ करने को आ सकता है कि अगर एक बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच डाली जाती हैं तो सिद्ध करो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो ये क्या याद रहे, एक बाह्य बिंदु से दो समांतर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से, ठीक है, ये वाली याद रखो। बस इसमें इतना ही था, प्रूफ करने को आएगा और ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ और इसमें ऐड कर सकता है, बट ये पॉइंट तुम याद रखो, यहीं से क्वेश्चन फंसता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमारे पास चैप्टर नंबर 11, इसमें देखो क्या आता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पहले नंबर पर हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसा होगा, केंद्र से दो त्रिज्याएं मिलाएंगे किसी परिधि पर बने हुए दो बिंदुओं को। अब उसमें क्या होगा, ये जो होगा, ये क्षेत्रफल जो होगा, ये जो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब अगर इस परिधि की चाप, इस परिधि की चाप, परिधि की चाप की अगर पूछ दे तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये क्या होगा, ये क्षेत्रफल के लिए, ये क्षेत्रफल के लिए, और ये चाप के लिए, ये चाप के लिए, ये चाप के लिए, ठीक है। अब देखो एक और क्या बन सकता है, एक माना कि बन गया तुम्हारे पास, एक क्या बन गया, एक छोटा सा त्रिभुज और ले लो यहां पर, उसमें क्या बन सकता है, माना कि ये एक जीवा डाल दी, ये एक जीवा डाल दी। अब कहा है, अब क्या कहा है कि तुम ये जो वाला, ये जो छोटा सा वृत्तखंड है, ये जो छोटा सा वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ चीजें दी होंगी, त्रिभुज का कहीं ना कहीं किसी भी रूप में क्या दी होगी, त्रिज्या दी हुई होगी, उसके साथ साथ ये एंगल दिया होगा, कुछ रिलेशन दिया होगा जहां से हम एंगल निकाल सकें, ठीक है। तो क्या इसमें क्या क्षेत्रफल बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे बनेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या 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 मैं कह रहा हूं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो। अगर देखो जाए ये वाला जो है पूरा, ये देखो ऐसे ऐसे समझो, अगर ये वाला हमें निकालना है, ये इतना निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, ये वाला अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले,
इन दोनों को जोड़ के अगर पूरे वृत्त से हम घटा दें, पूरे वृत्त से घटा दें तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस त्रिज्यखंड से, इस त्रिज्यखंड से, इस त्रिज्यखंड से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, तब हो जाएगा। दो तरीके हैं, पूरे वृत्त से, पूरे वृत्त से इस त्रिज्यखंड का, बड़े वाले त्रिज्यखंड का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के घटा दें। दूसरा तरीका क्या है, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो दोनों काम कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, तो कुछ भी निकाल लो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, बट एक बात याद रखना, उससे जो है क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। वो है, अगर इस त्रिज्यखंड मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर अभी बताएंगे, और फिर इंटू 1/2 साइन थीटा। अब 1/2 साइन थीटा क्या है, साइन थीटा और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर क्या है, सीधा सा इसमें एक चीज निकलता है, अगर तुम इस त्रिज्यखंड से, इस त्रिज्यखंड से, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना, ये वाला, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इसमें से अगर तुम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब त्रिभुज, ये तो क्या हुआ, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, और यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस का निशान है। ठीक है, उसमें से 1/2 साइन स्क्वायर आर थीटा क्या होगा, एक एंगल दिया होगा और उसके साइड्स की जो भुजाएं होंगी, मतलब त्रिज्याएं, ज्यादातर क्या होगा, ये वाला एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, तो जो आर आर होगा, आर आर होगा, वो अगर दिया हो तो निकाल लो। एक ये नॉर्मल, ऐसा नहीं कि तुम हर जगह यही यूज कर दो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखना, फिर आपको समझ आएगा। अगर ये एंगल दिया है तो फिर आर स्क्वायर साइन थीटा लगाओगे, क्वेश्चन का हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 करके। ठीक है, इसमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या पढ़ना है, हमारे पास और क्या है, 12, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास क्या पढ़ना है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें क्या चीजें पढ़नी होती हैं, हमारे पास कुछ 3D ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ 3D ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनका क्षेत्रफल पढ़ना होगा और आयतन पढ़ना होगा। क्षेत्रफल हमें दो तरीके से पढ़ना होगा, एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो दो तरीके से पढ़ना होगा, दो तरीके से, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे नंबर पर हमें आयतन पढ़ना होगा, आयतन। चौथे नंबर पे विकर्ण पढ़ना हो सकता है, विकर्ण किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विकर्ण जैसे कि घन, घनाभ, तो ठीक है, इनका विकर्ण पढ़ना हो सकता है। तो ये कुछ 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, 3-4 चीजें पढ़नी होती हैं। अब देखते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कुछ यहाँ पर वो चीजें बना लेते हैं। देखो, पहले नंबर पर घन, घन, दूसरे नंबर पर घनाभ, तीसरे नंबर पर शंकु, चौथे नंबर पर बेलन, फिर गोला, फिर अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है, घन का, घन में हमें पहले क्या पढ़ना है, आयतन। घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। याद रखो, आयतन ए क्यूब, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। विकर्ण, विकर्ण a√3, विकर्ण a√3, बस इतना। अब देखो घनाभ में हमें क्या पढ़ना होगा, आयतन L इंटू बी इंटू एच। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम LSA, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या होगा, डायगोनल, ये होगा डायगोनल। एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, और लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ क्या क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, और विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो शंकु,
शंकु का क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, पाई आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब देखो गोला, गोला का क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके साथ साथ अब देखो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा नहीं, क्योंकि वो तो गोला ही है, उसमें संपूर्ण ही होगा। तो संपूर्ण क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अर्धगोला, अर्धगोला का पार्श्व भी होगा और संपूर्ण भी होगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें याद रखना है, ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रखनी होती है इस चैप्टर में। तो बस ये याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा, ये याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ भी पूछे, ज्यादातर क्या होगा कि क्वेश्चन पे मतलब कि ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट आरोपित होगा। जैसे कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पास दिया होगा कि अर्धगोले के ऊपर शंख है, अर्धगोले के ऊपर शंख है, बेलन के ऊपर अर्धगोला है, कुछ ऐसा दिया होगा और उसमें आपको लगाना है। क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन पूछेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, और इन दोनों में किसी का विकर्ण भी पूछ सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये 6-7 चीजें जो हमारे पास याद रखनी होती है। आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सांख्यिकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 13। अब देखो चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें कुछ चीजें पढ़नी है, वो क्या है, बहुत ही मजेदार है, और वो फॉर्मूला उसमें आता है, ठीक है। तो और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी फॉर्मूले और थोड़े ज्यादा भी लगते हैं कुछ को, तो इसको मैनेज करो। देखो मीन में हमें क्या पढ़ना होता है, मीन, पहले मीन, मोड, मीडियन मतलब माध्य। पहले क्या हमें पढ़ना होता है, माध्य, माध्य। अब माध्य में हमें कितने फॉर्मूला पढ़ने होते हैं, माध्य का पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार पर, ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई प्लस ए, प्लस ए। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, बराबर सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच प्लस ए, इंटू एच प्लस ए। माध्य के हमें 3 फॉर्मूला पढ़ने होते हैं, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, फिर सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस ए, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और बट इंटू एच प्लस ए। अब यहाँ पर ए क्या होता है, ए जो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम जो मीन होता है वो जोड़ देना होता है इन दोनों में, ठीक है। और इसमें एच के साथ मल्टीप्लाई भी करनी होती है। तो माध्यम में ये 3 चीजें पढ़नी होती हैं। अब सॉरी माध्य में, हाँ माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, एल प्लस एन माइनस टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारे पास क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला। और मोड का फॉर्मूला, मोड बराबर, मोड का फॉर्मूला मतलब कि बहुलक, बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, इंटू एच, इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मोड का फॉर्मूला हो जाता है। बस 4 चीजें 5 चीजें पढ़नी है इसमें बस, ठीक है। और अब देखो प्रायिकता, प्रायिकता में हमें क्या पढ़ना होता है, प्रायिकता क्या है, लास्ट प्रायिकता में हमें क्या पढ़ना है,
देखो सिंपली प्रायिकता जो है सबसे इजी चैप्टर है इसमें, और क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग बनते हैं। प्रायिकता चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं, तो इसको इग्नोर मत करना। और जबकि सबसे इजी होता है, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, बस एक चीज, बस एक चीज। प्रायिकता में बस हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या है कि प्रायिकता लिख लो, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम, सॉरी प्रायिकता में हमें क्या पढ़ना होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो प्रायिकता जो है ये सबसे इजी है, और इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 नंबर तक भी आते हैं। और इसमें पढ़ना हमें क्या है, बस एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। प्रायिकता जो है वो सबसे इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आता है क्वेश्चन में, कंपलसरी जो है इसमें लॉन्ग लॉन्ग के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, बस एक चीज। वो बस एक चीज क्या है, प्रायिकता में हमें एक चीज पढ़ना है, वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और एक बात याद रखना कि प्रायिकता की जो क्या, प्रायिकता की जो पॉसिबिलिटीज है, संभावना, वो क्या हो सकती है, 0 से बड़ी या फिर बराबर भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। अगर हम प्रायिकता ई से डिनोट करते हैं तो 0 से क्या होगा कि 0 से छोटी होगी, बड़ी होगी और या फिर बराबर होगी। तो ई जो होगी वो बड़ी बड़ी भी होगी और बराबर भी होगी, और 1 से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सो बी काम एंड पेपर अच्छे फोड़ के आओ मस्त, हम भी, क्योंकि मेरा भी तो पेपर है आपके साथ। ठीक है, सो बाय बाय।